नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कैफी आज़मी की लिखी हुई एक गज़ल है जिसे जगजीत सिंह जी ने गाया था। उसकी दो पंक्तियां हैं, रेखाओं का खेल है मुकद्दर, रेखाओं से मात खा रहे हो। अब इसको अगर राजनीतिक संदर्भ में, वर्तमान राजनीतिक संदर्भ में रखना हो और भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में, तो मैं कहूँगा कि नैरेटिव का खेल है राजनीति, नैरेटिव से मात खा रहे हो। भारतीय जनता पार्टी इस समय दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक पार्टी है। उसके पास जो नेतृत्व है उसका पूरी दुनिया में कोई सानी नहीं, कोई मुकाबला नहीं है। उसका जो प्रभाव है देश में और देश के बाहर, उस तरह का कोई नेता इस समय भारत देश में नहीं है। और लंबे समय तक यानी लगातार सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड नरेंद्र मोदी ने बनाया है। और लंबे संघर्ष के बाद उनका पूरा राजनीतिक जीवन संघर्ष में बीता है। संघर्ष से यहाँ तक पहुँचे हैं। वो किसी राजनीतिक परिवार के वंश के जो है राजनीतिक वारिस बनकर नहीं आए। अपने संघर्ष से और संगठन की ताकत से, अपनी नीतियों से, अपनी विचारधारा से और अपने विजन के कारण आज यहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन आप जरा तुलना कीजिए, आजकल तुलना हो रही है जवाहरलाल नेहरू से। नेहरू ने क्या किया और मोदी ने क्या किया। बहुत ज़्यादा, वैसे तो बहुत सी बातें हैं, लेकिन कुछ बातों की बात करें। जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार चुने जाने से पहले, यानी 1952 के पहले लोकसभा चुनाव से पहले, संविधान जो 1950 में बना था उसमें संशोधन कर दिया। पहला संशोधन, अभिव्यक्ति की आज़ादी पर पाबंदी लगा दी। लेकिन नेहरू डेमोक्रेटिक है और नरेंद्र मोदी डिक्टेटर है। नेहरू के समय में जम्मू कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान सहित पाकिस्तान के कब्जे में चला गया और गिलगिट बाल्टिस्तान का एक हिस्सा तो अब चीन के कब्जे में है। लेकिन नेहरू जो है बहुत बड़े दृष्टा थे, बड़े नेता थे। ये नैरेटिव आज भी चल रहा है। कश्मीर का इतना बड़ा हिस्सा गंवाने के बाद भी नेहरू ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता किया, जो पूरी तरह से पाकिस्तान के पक्ष पे था, भारत के विरोध में, भारत के किसानों के लिए बहुत अहितकर था। वो समझौता किया, वन साइडेड। लेकिन नेहरू महान है। नेहरू के नेतृत्व में प्रधानमंत्री रहते हुए 42,000 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा ज़मीन चीन ने कब्जा कर ली। हम अब तक जब से आज़ाद हुए एक ही युद्ध हारे हैं, 1962 में चीन से। उस समय प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। लेकिन नेहरू बहुत महान थे। उनकी विदेश नीति जो थी, उससे घटिया विदेश नीति देश के लिए, उससे अहितकर विदेश नीति आज तक कोई नहीं हुई। उन्हीं के राज में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट भारत को नहीं मिली, उन्होंने चीन को दे दिया। उन्हीं के कारण तिब्बत पर चीन का कब्जा हो गया। ये उनकी विदेश नीति का नतीजा था। जो बात 1950 में सरदार पटेल देख रहे थे, वो जवाहरलाल नेहरू को नहीं दिखाई दे रही थी। उनको सरदार पटेल की बातों से ज़्यादा भरोसा चीन के उस समय के हुक्मरानों पर था, चाओ एन लाई पर। हिंदी चीनी भाई भाई के नारे के नशे में ऐसे थे कि उनको सच्चाई दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन नेहरू महान राजनेता थे और विदेश नीति के पुरोधा थे, भारतीय विदेश नीति के। उनके बारे में कोई सवाल नहीं उठा सकता। भारतीय संविधान को कुचला इंदिरा गांधी ने। लेकिन इंदिरा गांधी और उनकी पार्टी कांग्रेस डेमोक्रेसी की रक्षक है, संविधान की रक्षक है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी संविधान विरोधी है। ये नैरेटिव कैसे बन गया, जो सच्चाई से बहुत कोसों दूर है, सच्चाई के ठीक उलट है। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने शुरू से ही नैरेटिव का जो काम है वो आउटसोर्स कर दिया। नेहरू के समय में विदेशी बुद्धिजीवियों के हवाले किया गया। नेहरू का महिमा मंडन करने के लिए विदेशी बुद्धिजीवियों से किताबें लिखवाई गई, लेख लिखवाए गए, उन पर फिल्में बनी। ये सब कुछ बड़े नियोजित ढंग से किया गया। इंदिरा गांधी ने पूरा इसको आउटसोर्स कर दिया लेफ्टिस्टों को, और लेफ्टिस्टों के लिए भारत विरोध सबसे बड़ा एजेंडा था और भारतीय संस्कृति का विरोध ऐसा मुद्दा था जिस पर वो कोई समझौता नहीं कर सकते थे।
तो पूरे देश में एक भारत विरोधी, सनातन विरोधी, भारतीय संस्कृति विरोधी एक नैरेटिव तैयार हो गया। और उस नैरेटिव में कुछ लोग जानबूझकर और कुछ अनजाने में फंसते चले गए। भारतीय जनता पार्टी या जो भी कांग्रेस विरोधी पार्टियां थी, उनको लंबा संघर्ष करना पड़ा। ज़्यादातर पार्टियां संघर्ष करते करते खत्म हो गई। केवल बची तो एक भारतीय जनता पार्टी, और आज लगातार 3 बार से उसकी केंद्र में सरकार है। इससे पहले 2 बार और रह चुकी है, और उससे पहले एक बार जो है जनता पार्टी के घटक के रूप में रह चुकी है। लेकिन ये सब करने के बावजूद आज नरेंद्र मोदी के पक्ष में नैरेटिव नहीं है। नैरेटिव ऐसी चीज़ है जो राजनीति की दिशा तय करता है। अब आप नरेंद्र मोदी की ये सबसे बड़ी उपलब्धि देखिए, लगातार सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने की। वो ऐसे नेता हैं जिनके नेतृत्व की क्षमता का लोहा पूरी दुनिया मानती है। वो ऐसे नेता हैं जिनके पास नीतियां हैं, और वो ऐसे नेता हैं जो अपनी नीतियों, कार्यक्रमों को ज़मीन पर उतारने की क्षमता रखते हैं। लेकिन उनकी पार्टी और नरेंद्र मोदी लगातार डिफेंसिव है। लगातार उनको जवाब देना पड़ता है, क्योंकि वो नैरेटिव का अपना कोई इकोसिस्टम बना नहीं पाए। जिन लोगों को बढ़ाया, जिनको बनाया, वो सब मीडियोकर थे, जिनमें कोई क्षमता नहीं थी। अब इसी घटना को आप देखिए, प्रधानमंत्री की इतनी बड़ी उपलब्धि, उस पर मंत्रियों में होड़ लगी हुई है, अखबारों में लेख लिखने की, टेलीविज़न चैनल्स पर इंटरव्यू देने की। जितने मंत्रियों ने लेख लिखे हैं, मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं, इनमें से 99% लोग ऐसे हैं, 1% जो है बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहा हूं, जो उस लेख में लिखा है उसका एक पैरा नहीं लिख सकते। प्रधानमंत्री उनसे बुलाकर कहें कि जरा मेरे सामने जो लेख लिखा है उसका एक पैरा दोहरा कर लिख दो, लिख नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने ठेके पर लिखवाया है। ठेके पर लिखवाने का सिलसिला ऐसा नहीं कि आज शुरू हुआ है, पहले नहीं हुआ है, जिसको घोस्ट राइटिंग कहते हैं। घोस्ट राइटिंग का सिलसिला बहुत पुराना है। प्रशंसा बुरी चीज़ नहीं होती है। मैं मानता हूं कि प्रशंसा खुलकर करनी चाहिए अगर आप कन्विंस हैं। अगर आपके दिल में ये बात है कि ये प्रशंसनीय व्यक्ति है या ये प्रशंसनीय काम हुआ है, तो उसकी खुलकर प्रशंसा करनी चाहिए बिना किसी संकोच के। लेकिन ये इस समय जो प्रशंसा हो रही है, मंत्रियों में जो होड़ लगी हुई है इंटरव्यू देने और लेख लिखने की, ये दरअसल दिल से नहीं हो रही है। क्योंकि उनके जो लेख हैं वो उनका कन्विक्शन नहीं है, उसमें उनके कोई मूल विचार नहीं है, मौलिक विचार नहीं है। वो उन्होंने बता दिया कि प्रधानमंत्री की प्रशंसा में लिखना है, अब तुम लिख दो, हमारे नाम से छप जाएगा, छपवाने की गारंटी हमारी है। अखबारों को भी कोई मतलब नहीं है कि लेख ओरिजिनल है या किसी और द्वारा लिखवाया हुआ है। मंत्री का नाम है, पार्टी के वरिष्ठ नेता का नाम है, तो छप जाएगा। ये लोग असल में लेख इसलिए नहीं लिख रहे हैं कि इनको प्रधानमंत्री की प्रशंसा करनी है, या ये मानते हैं दिल से कि प्रधानमंत्री ने प्रशंसा योग्य काम किया है। इनको अपनी नौकरी बचानी है, इनको पद बचाना है, जो सरकार में है, जो संगठन में है, और प्रधानमंत्री की नज़र में बने रहना है। उसके लिए ये सब कर रहे हैं। तो इस तरह की प्रशंसा क्या काम करती है? जैसे कोई डायबिटिक व्यक्ति हो, उसको आप मिठाई खिला दें, तो मिठाई बुरी नहीं होती है, लेकिन आप किसको और कब खिला रहे हैं इससे तय होता है कि वो नुकसान करेगी या नहीं। तो इस तरह की प्रशंसा नुकसान ज़्यादा करती है। जो लोग भी ये काम कर रहे हैं, जरा वो पता करके देख लें कि उनका लेख कितने लोगों ने पढ़ा, कितने लोगों ने उस लेख को पठनीय माना, कितने लोगों की ये हिम्मत हुई कि पूरा लेख पढ़ सके। लेकिन लिखा जा रहा है, छप रहा है, इंटरव्यू दिए जा रहे हैं, इंटरव्यू न्यूज़ चैनल्स पे चल रहे हैं, तो एक औपचारिकता पूरी की जा रही है। कोई ऐसा इकोसिस्टम जिसकी क्रेडिबिलिटी हो, ऐसे लोग जिनकी विश्वसनीयता हो, और जो लिखें वो उस पर उनका कन्विक्शन हो, केवल प्रशंसा के लिए नहीं, प्रशंसनीय है इसलिए लिख रहे हों, इसलिए टेलीविज़न चैनल पर इंटरव्यू दे रहे हों। ऐसे कितने लोग हैं?
तो प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए कि ये जो प्रशंसा करने वाले हैं ये उनका फायदा नहीं नुकसान कर रहे हैं। ऐसी प्रशंसा से कुछ हासिल नहीं होता। लोग ऊबते हैं, लोग चिढ़ते हैं। 12 साल में और उससे पहले 13 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी की उपलब्धियां ही उपलब्धियां हैं। लेकिन उनकी पार्टी में जो उनका समर्थन करते हुए दिखते हैं, जो उनकी प्रशंसा करते हुए दिखते हैं, उनमें से मुझे नहीं दिखाई देता कि कितने लोगों का कन्विक्शन है। कितने लोग नौकरी बचाने के लिए, पद बचाने के लिए और प्रधानमंत्री की नज़रों में बने रहने के लिए ये काम कर रहे हैं, और कितने लोग दिल से यह काम कर रहे हैं। दिल से काम वही कर सकते हैं, हालांकि दूसरे लोग भी कर सकते हैं, जिनको कोई उम्मीद सरकार से ना हो, जिनको सरकार से कोई लेना देना ना हो, जिनको सरकार से कोई अपेक्षा ना हो, पार्टी से कोई अपेक्षा ना हो, जो पद की लाइन में लगे हैं, चाहे वो संगठन का हो चाहे सरकार का हो, उनकी प्रशंसा से कभी किसी का भला नहीं हुआ है। इसीलिए तुलसीदास जी ने लिखा है, बहुत पहले, सैकड़ों साल पहले लिखा, सचिव वैद गुरु तीन जौ, प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीनी कर, हो ही बेग ही नास। कि सचिव यानी आपका जो सलाहकार है, कह लीजिए आपके करीब है, इसमें मंत्री और पदाधिकारी भी आते हैं आज के संदर्भ में, आपका डॉक्टर और आपका गुरु जो आपका मार्गदर्शक है, वो अगर भय के कारण, और यहाँ भय है पद जाने का या पद न मिलने का, वो जब प्रिय बात बोलने लगे तो आप समझिए आपके लिए संकट का समय आ गया है। सही प्रशंसक और मौके का फायदा उठाने के लिए प्रशंसा करने वालों में हमेशा फर्क करके चलना चाहिए। ये किसी के सगे नहीं होते। ये जो सत्ता में होता है उसके प्रशंसक होते हैं, उसके साथ होते हैं, और उसी समय तक होते हैं जब तक वो सत्ता में रहता है, जब तक वो कुछ देने की स्थिति में रहता है या कुछ बिगाड़ने की स्थिति में रहता है। इसलिए मैं पिछले कुछ दिनों से ये जो देख रहा हूँ, सिलसिला चल रहा है, लगातार कोई किताब लिख रहा है, कोई लेख लिख रहा है, कोई इंटरव्यू दे रहा है। अचानक इन लोगों को पता चला कि नरेंद्र मोदी में बहुत सारी खूबियाँ हैं। सवाल ये है कि जो उनमें खूबियाँ हैं उन पर किसी पर आचरण किया क्या इन्होंने? क्या इनका आचरण उस योग्य है क्या? सवाल इस बात का है, आप लोभ में प्रशंसा कर रहे हैं, आप अपने विश्वास के कारण, अपनी आस्था के कारण नहीं कर रहे हैं। जो कर रहे हैं उनकी संख्या बहुत छोटी से नगण्य है। ऐसे लोग किसी के हितैषी नहीं हो सकते। नैरेटिव को जब तक कंट्रोल नहीं करेंगे आप, तब तक ऐसे ही होता रहेगा। आप अच्छा काम करके बुरे बने रहेंगे और बुरा काम करने वालों का महिमा मंडन होता रहेगा। जवाहरलाल नेहरू 1964 में स्वर्ग सिधार गए। आज तक उनकी प्रशंसा में आप देखिए कैसे कैसे लेख लिखे जाते हैं, कैसी कैसी बातें कही जाती हैं। उन्होंने देश का अकेले जितना नुकसान किया है सारे प्रधानमंत्रियों ने मिलकर भी नहीं किया होगा। देश को इतना पीछे धकेला है, लेकिन नेहरू महान है। नेहरू की दो खूबियां थीं, एक वंशवादी राजनीति की स्थापना करने वाले, दूसरे डेमोक्रेट के रूप में एक डिक्टेटर के रूप में काम करना। नेहरू किसी भी दृष्टि से डेमोक्रेट नहीं थे। उनको आलोचना, निंदा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी, और वंशवाद की स्थापना जिस तरह से उन्होंने की उसका नतीजा देश आज तक भुगत रहा है। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ जवाहरलाल नेहरू जिम्मेदार है। लेकिन आलोचना होती है नरेंद्र मोदी की। जो डिक्टेटर था उसको डेमोक्रेट बताते हैं, जो डेमोक्रेट है उसको डिक्टेटर बताते हैं। पिछले 12 साल में मोदी ने ऐसा कोई काम नहीं किया है जो जनतंत्र के विरोध में हो, जो सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक विकास के विरोध में हो। नेहरू आरक्षण के घोर विरोधी थे, लेकिन वो समाजवाद के प्रणेता माने जाते हैं। इस देश में बैकवर्ड कमीशन को संवैधानिक दर्जा मिला नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने पर। पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता स्थगित हुआ नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने पर।
ऑपरेशन सिंदूर जैसा ऑपरेशन हुआ नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने पर। आज दुनिया में जो हैसियत नरेंद्र मोदी की है वो जवाहरलाल नेहरू की कभी नहीं हुई। जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी ने हमको PL 480 का दौर दिखाया था। नरेंद्र मोदी आज दुनिया को कोरोना के समय में मुफ्त वैक्सीन दे रहे हैं, देश के 81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हैं, दुनिया के तमाम देशों को खाद्यान्न दे रहे हैं। ये जो नकली प्रशंसक हैं नरेंद्र मोदी के, ये उनके सबसे बड़े दुश्मन हैं। देखिए, जब कोई टीम या कोई पार्टी हार जाती है तो हार के कारणों की समीक्षा करना थोड़ा आसान हो जाता है। आपको दिखाई देता है क्या क्या गलतियां हुई। अगर आप समीक्षा करना चाहते हैं, अगर आप ठीक करना चाहते हैं स्थिति को, लेकिन जीत के समय अगर आप अपनी कमी खोजकर उसको ठीक करें तो आप भविष्य के लिए ज़्यादा मजबूत होते हैं। इस समय भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, लगातार जीत रही है। अगर इस समय उसने अपनी कमियों को देखने और उनको दुरुस्त करने की कोशिश नहीं की तो आने वाले समय में उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।